नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना रिलेशन का सेकंड लेक्चर, जो कि 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही वो टॉपिक है जिसकी वजह से जिन बच्चों के मार्क्स कटते हैं अगर बोर्ड में 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर, वो इसी की वजह से कटते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही आसान हैं, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अपने जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, साथ में जो भी आप स्कूल ज्वाइन किए हो या कोचिंग ज्वाइन किए हो, तो जो भी बच्चे आपके साथ हैं उनसे शेयर करो। कहो कि भैया मैथमेटिक्स में अगर हम लोगों को मालूम है कि बोर्ड में 80 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक जो भी मतलब बच्चा मैथमेटिक्स लेता है उसका कहीं ना कहीं जेईई मेन थोड़ा सा तो रहता ही है मन में। तो मैं चाहता हूं कि आप हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, है ना। यही हमारी फ़ीस है बच्चों। आप और मैं ये भी बता दूं कि आपको मज़ा आ जाएगा और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका जो थ्योरी पेपर आता है, जो आप बोर्ड जाते हैं देने, एनुअल एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का, तो वो आपका हर हाल में उसमें 75 एबव आएगा। 75 एबव इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका 20 मार्क्स है वो आपके स्कूल वालों के हाथ में है, वो कितना नंबर देते हैं ये उनका मैटर है। लेकिन हाँ, जो 80 नंबर हमारे कंट्रोल में है, जो मैं आपको रिवाइज़ करा सकता हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों का है भी 75 प्लस तो लाइन लगी है ना। हमारे ख्याल से 1000-2000 तो अभी तक हमारे स्टूडेंट पा गए होंगे, है ना, मतलब 95 प्लस। और हाईएस्ट मार्क्स अभी तक आया है 99। अभी तक सेंचुरी नहीं लगी है, वो बाकी है। देखते हैं कौन मारता है पहला सेंचुरी, है ना। 99 तो मतलब पूछोगे कि कितने हैं, तो हमारे ख्याल से 400-500 होंगे, है ना। उनको काउंट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं उसको, कि हाँ, इसमें क्या क्या आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे पहले रिलेशन। और ये मैं कह रहा था कि ये जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे ड्रॉपर से टॉपर वाले बैच वाले बच्चे हैं जो ये क्लास देख रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। हमने आपसे कहा था ना कि, और हाँ, आपको ड्रॉपर से टॉपर हैं या कुछ भी हैं, आपको एक क्वेश्चन रिलेशन का करना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में हम उसको उड़ाएंगे नहीं। ये क्लास हार्डली 1 से 1.5 घंटे की चलेगी, मैक्सिमम 1.5 घंटे। लेकिन हाँ, यह भी यकीन दिलाता हूँ बच्चों कि ये क्लास कर लो और उसके बाद रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन कर लेना जेईई मेन का, क्योंकि ये एडवांस में है नहीं, केवल जेईई मेन तक ही आएगा और 12th में आता है। एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी पार्ट 1, है ना, जो येलो कलर के एनसीईआरटी का कवर पेज है, 12th क्लास का पार्ट 1, उसका पहला एक्सरसाइज का पहला चैप्टर, मतलब आपका 1.1, ये उसी पे बेस्ड है। तो आज की क्लास करने के बाद वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और जो जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं वो करस्पॉन्डिंगली कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पढ़ लिए थे, ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन। तो रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। उसके 4 फॉर्म होते थे रिप्रेजेंट करने के, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और हमने आपको ये बताया था कि वहाँ पे आपका इन्वर्स रिलेशन होता है, जिसके बारे में हम लोग पूरा एनालिसिस कर लिए हैं। अब रिलेशन ऑन सेट, मैंने कहा था कि ए और बी जो 2 सेट आप ले रहे हो, अगर आपका दोनों सेम सेट हो गया तो उसी को कहते हैं रिलेशन इन ए सेट कहिए या रिलेशन ऑन ए सेट कहिए, अलग अलग लिखा रहता है। मतलब इसमें हमारा फर्स्ट और सेकेंड सेम सेट हो गया। तो सबसे छोटा रिलेशन कौन सा आएगा, तो फाई आएगा, क्योंकि फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। और हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए का अगर सबसेट है तो ए टू ए रिलेशन होगा। तो फाई को हम लोग वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, जो सबसे छोटा, मतलब किसी में कुछ मेंबर ही नहीं रहेगा, लेकिन बाई डेफिनेशन इसको रिलेशन कहा जाता है। और एक होता है आपका यूनिवर्सल सेट, जो इसमें हो जाएगा ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए को कहा जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो वहीं 1-2 चीज़ें लिखी हैं इसमें। टोटल आपका एक तो वायर्ड है, एक यूनिवर्सल है, इसके बाद आइडेंटिटी, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्वलेंस। ये 7 चीज़ें आपको पढ़नी है ना। तो पहले तो आप हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, और ये हमने लिखा है, इसको मैं एक एक करके समझाऊंगा भी, है ना। पहला है कि वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन मतलब खाली रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। तो लेट ए बी ए सेट, कोई भी सेट है, और हम लोगों को मालूम है कि ए क्रॉस ए का सबसेट ए टू ए रिलेशन होता है। तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये ऑलरेडी सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज वॉइड रिलेशन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे दें, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि ए है और इसमें एलिमेंट लिखा है 1, 2, 3 और 4, है ना। और एक रिलेशन आर है, क्लियरली समझिएगा इसको। और इसमें लिखा है कि x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
सपोज एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा है 5, है ना, ये आर है। तो अब आपको क्या कर, और एक्स वाई बिलोंग्स टू, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ना, आपको भी दिक्कत ना हो। तो देखिए जैसे मैं ये कह रहा था कि ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और एक आर रिलेशन है, ये लिखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हो। तो जब हम लोग इसको मैपिंग करने जाएंगे तो यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ भी ए लिखेंगे, यहाँ तो पहले 1 2 3 4 लिख देंगे, है ना, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 लिख देंगे। अब 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ से 6 इमेज आएगा, तो वो किसी से मैप कर नहीं पाएंगे। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये 9, आप कहोगे कि ये ऐसे ही खाली रह जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे कह सकते हो कि जो r की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 5 इज़ एम्प्टी रिलेशन, है ना, ये है। अब बार बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर इसमें जब कुछ आ ही नहीं रहा है तो इसको क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्यों डिफ़ाइन किया आपने। तो बच्चों इसलिए डिफ़ाइन किया क्योंकि हम लोगों ने ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको कनेक्ट करिए। पहली चीज़ तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, पहली चीज़। दूसरा कि हर सबसेट एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए रिलेशन होता है और हर सबसेट रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो जब फाई एक सबसेट है तो इसका मतलब वो एक रिलेशन होगा, और उसी फाई को हम लोग यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये बाय डेफिनेशन कनेक्टिविटी है। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब पूरा पूरा सबसेट ए ही उठा लिया, है ना, मतलब ए क्रॉस ए ही उठा लिया। तो उसमें हमने ये बताया था कि ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। हमने लिखवाया था ना कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप कह सकते हो कि सर ए क्रॉस ए तो पूरा पूरा यूनिवर्सल रिलेशन ही हो जाएगा, और ये इन दोनों को वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, देखो ये सबसे बड़ा रिलेशन है ए टू ए में, ये सबसे छोटा है, अब मतलब एक्सट्रीम वाले यही दोनों हैं, तो इनको ऑब्वियस रिलेशन कहते हैं, मतलब ये तो होगा ही होगा, इसके बीच में आप कोई भी टर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है ऑब्वियस, जैसे हम लोग ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं ना, तो ये ट्रिवियल रिलेशन होते हैं, है ना। यूनिवर्सल रिलेशन, और यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि हम पूरा पूरा मैप कर देंगे। जैसे उसका अगर एग्जाम्पल दें, ये तो आपने लिख ही लिया होगा हमारे ख्याल से, है ना, नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पीछे ले जाके आप आराम से नोट कर सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो परेशान ना हो, है ना। मैं वो क्या कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन का ही एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि अब पूरा पूरा सबसेट, जैसे मान लीजिए कि सेम सेट हमने उठाया है, यहाँ पे ए की वैल्यू है, लेट ए इक्वल टू आपका है 1 2 3 और 4, है ना, और एक रिलेशन आर है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब दो टर्म का डिफरेंस का मॉड अगर 0 या 0 से ग्रेटर है तो वो रिलेशन का पार्ट होगा। तो सबसे आसान है, इसको ऐसे लिख दिया, ए लिखा, इधर भी ए लिखा, ये 1 2 3 4 लिख दिया, इधर भी 1 2 3 4 लिख दिया। अब क्या होगा, इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस का मॉड जो है वो 0 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। इसी तरह से 2 1 2 2 देख ही रहा हो ना, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखेगा। 3 1 3 2 3 3 सबको मैप कर देंगे, है ना। थोड़ा सा ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था हमें, लेकिन हमने ऐसे ही दिखाया है। देख रहे हो ना, पेंटिंग कर दिया हमने, पूरा पूरा सबको कनेक्ट कर दो, ये सब कनेक्ट हो जाएंगे। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मोर ए सेट विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एलिमेंट, या ये फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए सेट सही होता है। तो इसमें सभी आ जाएंगे क्लियरली। जो आर है आप कह सकते हो कि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए आएगा, एंड इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप ये कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो आप क्या करना, 3 एलिमेंट ले लेना 1 2 3 और उसको दिखा देना। क्लियर, उसको परेशान मत होइएगा, है ना, कि उसके लिए क्या करें। ऐसे कई तो सोच रहे होंगे क्या करें, ये कर दिए। और ये वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। अगर पूछा जाए कि ट्रिवियल रिलेशन कौन सा है तो आप कहोगे वॉइड रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है।
तो ये आपका 2 हैं, इसको एकदम अच्छे से समझिए, है ना, एक एक करके। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अगला टॉपिक होता है इसमें आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ही आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो भी आप इनपुट पुट करते हो ना, आइडेंटिटी आया है आइडेंटिकल वर्ड से, मतलब इसमें कुछ सिमेट्री या मतलब कह सकते हो आइडेंटिकल चीज़ें होती हैं, हूबहू सेम चीज़ें हो जाती हैं। जो इनपुट हमने पुट किया वहीं आउटपुट मिल गया, उसी को कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जाए ना आइडेंटिटी फंक्शन, वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप 1, उसी को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। मतलब जो आपने पुट किया वही चीज़ आपको मिल गई। आइडेंटिटी रिलेशन भी एग्जैक्टली उसी तरह का है ना। अगर एक सेट के सभी मेंबर सेल्फ से ही मतलब खुद से ही केवल रिलेटेड हैं तो उन्हीं को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। उसी को एक फॉर्मल वे में हमने लिखा है कि लेट ए बी ए सेट देन रिलेशंस आई ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज़ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। यहाँ से अब आपको थोड़ा बहुत एकदम, ये कौन सा पॉइंट है, ये तीसरा हमारा रिलेशन का है। हमने बोला था ना 6 होते हैं टोटल, 6 नहीं 7 हैं, है ना। 7वां तो जस्ट 4 5 6 का ही एक कह सकते हो इंटरसेक्शन है, मतलब तीनों होगा तो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि जैसे हम एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, है ना, इसको समझिएगा एक एक करके, क्योंकि यहाँ आप लूज़ मत होना। अक्सर कहते हैं ना कि मनुष्य जहाँ निफिक्र हो जाता है अक्सर वहीं धोखा खाता है। अब यहाँ आप लूज हो जाओगे, फिर क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे यार हमारी तो बैंड बजा रहा है क्वेश्चन जेईई मेन वाला, है ना। जो एनसीईआरटी है, मैं चाहता हूँ कि 1 स्ट्रोक में आप जो 12th के हमारे स्टूडेंट हैं वो एक ही मतलब आज बैठें और पूरा कहते हैं ना इति सिद्धम, माने हमारा हो गया सॉल्व। तो वो मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ करना होगा, एकदम कंसंट्रेट बना के नोट्स बनाइए। नोट्स तो मैं प्रॉपरली अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपके नोट्स दुनिया के सबसे बेस्ट नोट हो मैथमेटिक्स के। और दूसरी चीज़ की नोट करिएगा, है ना, कथा कहानी की तरह ऐसे नहीं बोले बोले सत्यनारायण भगवान की जय जय माता दी ऐसे कर रहे हैं, वो तो करना ही है हम लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ है ना भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मेहनत खुद करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो ना, कर लिए हो ना सब्सक्राइब, ऐसा तो नहीं लुक्का छुपी खेल रहे हो। और सपोर्ट करना है ना। केमिस्ट्री पढ़ना है ना, केमिस्ट्री में टॉप करवा रहा हूँ, एक 5191 फार्मूला जल्दी हिला रहा हूँ। और उसको जो फॉलो करता है ना उसको आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस से लेकर और एमएनआईटी इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस के बीच में ही कोई ना कोई सीट मिल जाती है, ये ध्यान रखना। तो देखो ये क्या है, लेट ए बी, ये तो मैंने लिखवा दिया। अब जैसे ये क्या है दोस्तों, इसको देखिएगा अच्छे से, 1 2 और ये 3 है ना, ये क्लियर है। एक रॉ से लिख ही लेंगे, उसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये जैसे एक रिलेशन है ना, जिसको 1 1 2 2 और 3 3 ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। क्लियर। लेकिन अगर ये बिल्कुल सही आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए इसमें कुछ करेक्शन करता हूँ, जैसे ये है 1 1 और ये 2, इसको समझिएगा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है भाई, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 3,3 जो है हमारा रिलेशन का मेंबर नहीं था, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तीसरा ये कि 1 1 2 2 है ना, 3 3 और 1,2, ये अगर मैं पूछूं कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप कहोगे नहीं है। बिकॉज ये 1,2 जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, A की कैटेगरी में नहीं आता ना, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब एग्जैक्टली हमें उतने ही मेंबर चाहिए, जैसे 1 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3, 9 से ज़्यादा 9 से कम, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये अब हम क्या करेंगे आगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन बताएंगे। तो ये आइडेंटिटी वाले को भी कनेक्ट करते, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब जितने जैसे 1 2 3 4 होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4, 9 से कम 9 से ज़्यादा एलिमेंट अगर हैं तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन उस सेट का कहेंगे, है ना। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो ये हमने पूरा अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया। और इनको लिखिएगा, इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई साहब 3 3 ही गायब हैं और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एलियन बन के चले आए हैं, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब आप लिखो, है ना, लिखें अगला पॉइंट।
लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो दो बच्चों, अगला जो टॉपिक होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सेट के सभी मेंबर खुद से रिलेटेड हैं तो उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब कहोगे कि यही तो आप आइडेंटिटी में बता रहे थे, फिर नई चीज़ क्या है? तो बस यहाँ पे वहाँ पे लिखा था इटसेल्फ ओनली, है ना, मतलब ना उससे ज़्यादा ना इससे कम। यहाँ पे ज़्यादा चलेगा, जैसे वो एग्जाम्पल से मैं बताऊँगा ना तो आपको चलेगा। पहले तो लिख लेते हैं कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव, है ना, इसको अच्छे से लिख लीजिए, रिफ्लेक्सिव। दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये होता है, अगर हमारे ए कॉमा ए मेंबर है रिलेशन का तो उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो आर मतलब पहले मान लीजिए एक सेट है, इस तरह का एक सेट लिया, वहीं लेते हैं ताकि उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। और एक रिलेशन है R1 जिसमें हमने लिखा है 1 1, है ना, 2 2, सिर्फ इतना। तो ये आपका क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव। तो आप कहोगे कि नहीं सर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो बिकॉज जो 3,3 है वो अपने रिलेशन का मेंबर नहीं है ना, इस वजह से। और आइडेंटिटी भी नहीं है ना, आइडेंटिटी तो है ही नहीं। दूसरा R2 लेते हैं जिसमें हमने लिखा है 1 1, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, 2 2, इसको समझिएगा 3 3। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव। तो आप कहोगे कि यस। क्या ये आइडेंटिटी है? तो यस, क्लियर। और मतलब ये सभी है। और R3 की अगर बात करें जिसमें हमने लिखा है 1 1, 2 2 और 3 3, और जो हमने पिछला ही एग्जाम्पल दिया था उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 2 लिख दिया। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आप कहोगे यस, क्योंकि यहाँ पे ए कॉमा मेंबर है। क्या ये आइडेंटिटी है? तो इसका आंसर होगा नहीं। आइडेंटिटी तो बहुत सिंपल सा है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इससे आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जितने आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन इन जनरल कहना गलत हो जाएगा। जैसे ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 मेंबर हैं, लेकिन ये मेंबर गड़बड़ कर रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन सुपर सेट है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? सुपर सेट है आइडेंटिटी रिलेशन का, ऐसा कह सकते हो, है ना, जो बड़ा है। अब इसमें एक 1 2 के बाद 2 1 भी लिखते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हम सोचेंगे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो जो भी रिलेशन दिया रहेगा ए और बी करके, तो हम ए और ए देखेंगे, और ए और ए देखेंगे कि क्या वो रिलेशन का मेंबर है। और अगर सभी सेट के एलिमेंट के लिए अगर वो रिलेशन का मेंबर है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और अगर एक जगह भी प्रॉब्लम हो गई ना कि एक केवल ए कॉमा ए उस रिलेशन का मेंबर नहीं आ रहा है, या कहीं पे भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको कहेंगे कि वो अपने क्या बोलेंगे बताओ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। इस बात को एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि उससे ज़्यादा चलेगा। जैसे आइडेंटिटी जो आपने लिखा ना, उससे ज़्यादा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मिनिमम इतने रहने चाहिए। अगर आप उससे कम इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ को गायब कर देते हैं, तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखिएगा एक ही तरह के नाम हैं, तो इसमें ए कॉमा ए देख रहे हैं, क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन मतलब एक सिमेट्री है। मतलब क्या होता है कि जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इन्वर्स रिलेशन, तो एक लाइन का अगर करना हो, R = R इन्वर्स है, तो आप कह सकते हो कि R इज सेड टू बी सिमेट्रिक। तो उसको पहले एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ए रिलेशन R, ए रिलेशन कैपिटल R ऑन सेट A, या इन सेट A भी लिख सकते हैं, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, है ना। इफ A, B belongs to relation implies B, A belongs to relation for every A, B belongs to कैपिटल A। इस बात को ध्यान रखना, है ना। इफ़ A, B belongs to relation implies
बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर आप डबल एरो कर दोगे तो यहाँ आई डबल एफ लगा देंगे, अगर ये होल्ड करता है तो सिमेट्रिक होगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज़ आर इज़ सेड टू बी सिमेट्रिक, सेड टू बी सिमेट्रिक, है ना। ये एकदम ब्रह्मास्त्र है क्वेश्चन सॉल्व करने का। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू आर इनवर्स। अगर आर इक्वल टू आर इनवर्स है तो आर को सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आपका अगेन सेट वही है 1 2 3, है ना। फिर से हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये R1 है 1 1 2 2, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या ये सिमेट्रिक है? यस और नो? तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो आएगा यस। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आप कहोगे नहीं है सर, क्योंकि 3 3 गायब है। क्या ये आइडेंटिटी है? तो कहोगे कि नहीं गायब है। तो ये आपका सिमेट्रिक तो है, क्योंकि इसका इन्वर्स निकालेंगे। या आप कैसे कर सकते हो कि 1 1 फिर एक्सचेंज करेंगे तो सेम, यहाँ पे भी एक्सचेंज करेंगे तो सेम। उसी तरह से R2 की अगर बात करें तो ये 1 1 और ये 2 2 और ये 3 3, है ना। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव भी है ना। जो पढ़ लिए हैं उसको कनेक्ट करते जाएंगे तभी आपको कुछ समझ में भी आएगा। और ये सिमेट्रिक भी है। हैंड राइटिंग मत देखिएगा उतना, है ना, हम ऐसे खींच रहे हैं। R3 की बात करते हैं तो ये 1 1 1 2 2 1 2 और 2 1। तो इसके बारे में क्या कहोगे कि सर ये केवल और केवल क्या है? सिमेट्रिक है ना। ये सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये आपका आइडेंटिटी भी नहीं है। क्लियर? तो आपको सीधे सीधे आपको ये देखना है बच्चों कि R इक्वल टू आर इनवर्स है कि नहीं। और जहाँ तक डेफिनीशन का सवाल है, जैसे इसमें कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई अननोन क्वेश्चन में आइडेंटिटी सिमेट्रिक है कि नहीं, अगर ये टेस्ट करना हो तो आप जैसे एज्यूम करना कि A, B हमारे रिलेशन का मेंबर है। जैसे A, B एज्यूम किया, और वो एजम्पशन से, वो रिलेशन के मेंबर लिखने से, अगर वहाँ से B, A उस रिलेशन का मेंबर आ गया और ये हर AB के लिए ट्रू आ गया तो कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन आपका है। और अगर सिमेट्रिक रिलेशन किसी को नहीं दिखाना है तो आप क्या करिए, उसके फेवर में कोई भी काउंटर एग्जांपल दे दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अब जैसे सिमेट्रिक ये तीनों एग्जांपल शायद हैं, है ना। जैसे कौन सा सिमेट्रिक नहीं है वो भी देख लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि सब पॉजिटिव। तो R4 यहाँ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 2 है ना, और ये 1 1 लिखा है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि 1 2 तो है रिलेशन में, लेकिन 2 1 आपका रिलेशन से गायब है, तो दिस इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं ये कह रहा था कि कभी इसमें कन्फ्यूजन हो गया आपको कि आप ये एज्यूम करिएगा, उससे ये अगर ला देते हैं और ये हर AB के लिए ला देते हो तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर सिमेट्रिक आपको रिजेक्ट करना है तो जैसे यहाँ रिजेक्ट कर दिया ना, 1 2 है, 2 1 है ही नहीं, तो आगे हम बढ़े ही नहीं और तुरंत यहाँ क्रॉस कर दिए। अगली चीज़ ये है कि कभी हम यहाँ पे फंस जाएं, अगर अच्छे से मान लीजिए बुरी तरह से फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इन्वर्स निकालने वाला तरीका बताया हूँ कि आप इन्वर्स निकाल लेना। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब A को पुट किए तो B मिला, तो उसी रिलेशन में B को भी कहीं पुट किए होंगे तो A मिला होगा। ये एक सिमेट्री है इनपुट आउटपुट के बीच में, है ना। तो ये ध्यान रखना। आइडेंटिटी में आइडेंटिसिटी थी, मतलब आइडेंटिकल चीज़ें थी। यहाँ सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब A का B का A। जैसे A, B है तो उसको एक्सचेंज करके भी वहाँ पे प्रेजेंट है ना। इसी को कहते हैं सिमेट्रिक। रियली सॉरी बच्चों। तो ये हो गया आपका, है ना। ये स्पेशली एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा, है ना। कहीं भी कन्फ्यूजन हो इन्वर्स निकाल लेना। अब जैसे इसका इन्वर्स निकालेंगे तो यहीं आ जाएगा, इसका भी इन्वर्स निकालेंगे तो यहीं आ जाएगा, इसका भी इन्वर्स निकालेंगे तो यहीं आ जाएगा, लेकिन इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये नहीं आएगा। जैसे हम लोग पढ़ा था ना कि कोऑर्डिनेट प्लेन में ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये वही बात है। अब लिखिए इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन, जो बहुत परेशान करता है स्टूडेंट को। तो लिखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो बच्चों ये क्या है, ये ट्रांजिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे ट्रांजिशन मतलब होता है कि जैसे A गया B में, B गया C में, तो ऐसा कुछ हो कि A सीधे C में चला जाए। इसको मैं पहले प्रॉपरली लिख देता हूँ, है ना। तो ये होता है इसमें ए रिलेशन आर इन सेट A
in set A is said to be ट्रांजिटिव। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिशन से रिलेटेड है। अगर ऐसे आप ध्यान देखेंगे ना तो हमेशा समझ में आएगा। इफ़ A, B belongs to relation and B, C belongs to relation implies A, C belongs to relation। मतलब AB है और BC है तो देखो सीधे AC भी प्रेजेंट है, तो उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव। फॉर एवरी A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल A। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे अब मैं एक एक करके एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे A, B है, B, C है, ध्यान रखना A का आउटपुट B और B का आउटपुट C, तो A का आउटपुट C होना चाहिए तभी ट्रांजिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए ये सेट लेते हैं, वही पुराना सेट अपना 1, 2 और 3 है ना, ये ले लिया आपने। अगर मैं पूछूं कि ये 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये आपका ट्रांजिटिव है और हर पेयर के लिए आपको शो करना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, है ना, ट्रिक जिसको आप आसानी से कहीं भी एग्ज़ाम में लगा सकते हैं। और ये ट्रिक क्या है, और इसको याद रखिएगा, है ना। जब भी आप ट्रांजिटिव वैसे हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगर कभी फंस जाएं तो आप ये याद रखिएगा कि सर ने ट्रिक क्या बताया था। देखो दोनों में ट्रिक तो बताया नहीं क्योंकि दोनों सिंपल थे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना। देयर इज़ ओनली वन वे इन विच R is not transitive, और ये क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि एक हमने ऐसे R लिख दिया है और यहाँ पे हमने 1, 2 लिखा है, ध्यान देना 2, 3 लिखा है और 1, 3 लिखा ही नहीं। और ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 1, 2 की जगह 4, 5, 5, 6 और 4, 6 गायब है, तो इस केस में हम ट्रांजिटिविटी को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब हमें A, B दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, A, B दिख रहा है, B, C दिख रहा है, और उसी रिलेशन में A, C बेचारा दिखा ही नहीं, तो उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर A, B दिखा, B, C दिखा ही नहीं, ऐसा बहुत सारा केस होता है कि सर बार बार पूछते हैं बच्चे ये कैसे हुआ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम लोग 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ते हैं कि ये जो है ना स्टेटमेंट P2Q, ये तभी ट्रू होता है जब ये ट्रू और ये फॉल्स हो। सर ये तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज इसका ट्रूथ टेबल आप लोगों को याद होगा। मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बहुत कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये P और Q है और ये लिखते थे हम लोग P इम्प्लाइज Q, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसमें कि पहले दोनों फॉल्स हो गए, फिर फॉल्स ट्रू, और ये ट्रू फॉल्स, और ये ट्रू ट्रू। तो इसमें सिर्फ एक जगह फॉल्स लिखते हैं, बाकी 3 जगह क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं। आपने हमारी क्लास किया होगा पिछले साल वाला, और नहीं भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस साल भी पढ़ाएंगे, है ना, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब ये नहीं कि ढूंढने लगे ये क्लास। तो देखो ये एक जगह केवल फेल हो रहा है ना। इसमें क्या है कि जैसे 1, 2 प्रेजेंट है, 2, 3 भी प्रेजेंट है, लेकिन 1, 3 एब्सेंट है। तो हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, ये वाला, ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल क्या कह दिए, फॉल्स कह दिए। लेकिन अगर ये होगा ही नहीं, जैसे A, B प्रेजेंट है और B, C एब्सेंट है, तो क्या कहेंगे, ये पूरा फॉल्स हो गया। तो जब भी पहला स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ये ओवरऑल क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। जैसे कई स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं एक ही इलाज बताता हूँ कि देखो बेटा, तुम्हें ये अगर दिखेगा ना ऐसा, तभी ट्रांजिटिविटी को रिजेक्ट करेंगे। अगर ये नहीं दिखेगा कहीं भी ना, तो फिर ओके 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 करते जाएंगे, है ना। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल समझाने हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, है ना। ये तो हमने ट्रक बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊँगा ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो जैसे एक लिखा अभी, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, और आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है,
और ट्रांजिटिव भी होता है ना, ये ट्रांजिटिव भी हो जाता है। देखो अगला इसमें होता है, जैसे इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं 1 1 2 2 3 3, और यहाँ लिख दिया 1 2 और यहाँ लिख दिया 2 1। ध्यान से देखना, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करना बेकार है। सिमेट्रिक, तो आप कहोगे यस। ट्रांजिटिव, तो चेक करना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो देखो कैसे चेक करते हैं। 1 1 प्रेजेंट है ना, तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, तो रूल कहता है कि 1 1 है 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, तो ऑलरेडी है। आगे बढ़ गए 2 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला आपका यहाँ पे है, तो 2 2 है 2 1 है, तो रूल कहता है कि 2 1 होना चाहिए, वो भी है। 3 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है ना, हमने कहा कि 1 2 2 3, वो केस जो स्पेशल था वो गायब है। यहाँ आ गए तो 1 2 लिखा है 2 1 लिखा है, तो 1 1 होना चाहिए, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर इस 1 1 को मैं गायब कर दूँ ना तो ये ट्रांजिटिव रिजेक्ट हो जाएगा, उसको लिख ही देता हूँ ना ताकि आपको समझ में आए। जिससे R3, ये 2 2 लिख दिया है ना, ये 3 3, फिर ये 1 2 और ये 2 1, तो आप कहोगे दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? कोई भी एक एग्जाम्पल दे यार। 1 2 बिलोंग्स टू R3 एंड 2 3 भी बिलोंग 2 1 भी बिलोंग्स टू R3, बट आपका जो 1 1 है वो R3 का मेंबर नहीं है, इस वजह से ऐसा किया गया। अगर ये पूछा जाए कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप कहोगे यस, क्योंकि सिमेट्रिक में हम लोग R = R इन्वर्स ढूंढते हैं। तो ये ट्रांजिटिव मतलब ध्यान रखना, ट्रांजिशन का मतलब फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये चीज़ है ना पेन, इसका आउटपुट सपोज इसका आउटपुट ये है और इसका आउटपुट इस पेन का ये है, तो ट्रांजिटिव ये कहता है कि इसका आउटपुट ये होना चाहिए। अब अगर ये दोनों हैं और यहाँ से यहाँ आप नहीं गए, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहा कि ये A से B गए, B से C गए और A से C अगर नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर बाई चांस यहीं मान लीजिए इसको रख देता हूँ और दूसरा गायब कर देता हूँ, A से B है और B से C है ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रांजिशन हुआ कि नहीं हुआ? हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इन जनरल उसमें कहते हैं हो जाता है। जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर पहला स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q में फॉल्स हो जाए, Q आपका फॉल्स हो या ट्रू हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा नॉर्मल। और एक चीज़ और बच्चों बता दूं, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी करो इसी बात पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फोड़ दो एकदम उस जो लाल बटन है ना उसको एकदम दबा दो, अच्छे से कहते हैं ना सब्सक्राइब करो इसी बात पे। इतना मेहनत करता हूँ यार, थोड़ा सा तो यार करो, सपोर्ट करो, है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओ, आप ही लोग चिल मारोगे यार, IIT में जाओगे, जन्नत में मन्नत का मज़ा लोगे, है ना। लेकिन उसके पहले क्या करना होगा? आपको हमें सपोर्ट करना होगा। केमिस्ट्री पढ़नी है ना, केमिस्ट्री में फोड़ना है कि नहीं, है ना। अपने कहते हैं टच वुड, अपने मुँह से कहोगे तारीफ़ करना, बेटा हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो आधे घंटे में 31 मिनट नहीं होगा IIT JEE में कभी भी केमिस्ट्री के पेपर में, 30 मिनट के अंदर आपका केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व हो जाएगा, आई गारंटीड यू, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमने खुद से कमिटमेंट किया कि जब तक मेरे 5000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा। आज आप कर दो, कल से केमिस्ट्री स्टार्ट, है ना। कल से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। फिर आप लोग यही कहोगे कि सर ये सब पढ़ाना उड़ाना बंद करिए, केमिस्ट्री में ही 100 में 100 दिलवा दीजिए। और केमिस्ट्री में तो देखो इतने दिन से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ और केमिस्ट्री में सेंचुरी लगी हुई है कई जगह, JEE मेन में भी लगी है, 120 में 120, 120 में 120, और बोर्ड में तो हमारे ख्याल से कितने लाए थे? 6 अभी तक स्टूडेंट ला चुके हैं 100 में 100 नंबर, है ना। हमारे पढ़ाए हुए जो मैं पहले पढ़ाता था 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और देख ही रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ है, तो वो चाहते हैं कि आप इंजॉय करें, तो आपको हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मैंने खुद से कमिटमेंट किया है, भले मेरे को कितना दिन भी लगे, लेकिन मैं 5000 सब्सक्राइबर के पहले केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट करूँगा। और हमारे पुराने बच्चे जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसमें कुछ बोलने वाली क्या बात है, सब लोग जानता है। और केमिस्ट्री में ये नहीं कि केवल एक सेक्शन, है ना, एक लेकर फिजिकल लेकर बैठ गए, ऑर्गेनिक लेकर बैठ गए, इनऑर्गेनिक लेकर बैठ गए, पढ़ाते हैं पूरे हैं। केमिस्ट्री पूरे में पढ़ाएंगे तब ना नंबर आएगा। कनेक्टेड क्वेश्चन आ गए तो वहाँ जाके कूद जाएंगे क्या कुल्हाड़ी पे, है कि नहीं। तो उस बात को ध्यान रखना। तो ये आपको सपोर्ट और प्रमोट करना होगा। अभी करो, अभी जितने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है ना, जितने स्टूडेंट हैं पूरे स्कूल को भेज दो, बेटा कर ले, बेटा कर ले। एक बार कर लेगा ना ज़िंदगी संवर जाएगी यार, जन्नत में मन्नत का मज़ा लेगा तू। लेकिन पहले क्या करना होगा आपको?
मेरे को सपोर्ट और प्रमोट करना होगा। ये आपका चैनल है दोस्तों, ये चीज़ सोचो ना कि हमारा चैनल है, हम अपने चैनल के लिए कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में फोड़ना है तो हम कर रहे हैं, फिजिक्स में फोड़ना है, मैथ में फोड़ना है, सब में पढ़ना है। कहते हैं ना कि एक सब्जेक्ट में आपका दूसरा सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग रहेगा, तीसरा क्या है, एवरेज से थोड़ा बहुत अच्छा हो, फोड़ देंगे आप। 51-91 फार्मूला मैं जल्दी ही डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार वो फार्मूला देख लिए ना बच्चों, ज़िंदगी संवर जाएगी। उसको ध्यान रखना, उसको हम लाइव सेशन में लेंगे और आप डाउट भी पूछना, हम बताएंगे। एक बार रिजल्ट आए, मैंने कुछ एनालाइज़ किया हुआ है, अपने से रिजल्ट लिखा हुआ है 51-91 फार्मूले का। मैं देखता हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही है और मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। IIT JEE का रिजल्ट दिख गया, मैंने 51-91 फार्मूले का कुछ और नाम बता दिया। 51-91 मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। 51 मतलब 51%, 91 मतलब 91%, है ना, और कुछ नहीं है 51-91। लेकिन इससे क्या होता है ये चीज़, अब ये नहीं कि रिजल्ट आया IIT JEE का 41-91 कर दिया, 61-91 कर दिया, वो नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना। और इस बार IIT JEE का अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो यार मैं तो थोड़ा ध्यान से देख रहा था कि यार JEE मेन और JEE एडवांस का जो महारिविजन कराए हैं सारे क्वेश्चन तो उसी से पूछ लिए इन्होंने। कोई बच्चा अगर उसको डेडिकेटली किया होगा, और जो मैं बोलता था कि यार इतना क्वेश्चन आप लोग कर लो, तो 132 नंबर का पेपर था ना, 110 नंबर डायरेक्ट आते उसके। लेकिन वो तो किए करोगे नहीं, इधर उधर नाचोगे गाओगे, है ना, ऐश करोगे, वो तो करना ही है बेटा। लेकिन आपको हमारे साथ लगना। और अगले साल देखिएगा 110 ना, ये अगली साल 110, 132 में 100 पता लगा 132 लगेगा क्योंकि हमने ही पेपर सेट किया था, ये फीलिंग आएगी आपको, है ना। लेकिन आपको हमारे साथ बस बने रहना है, जो मैं कह रहा हूँ उसको करते जाइए और मोटिवेटेड रहिए, एकदम करना है ना। हमारे अंदर आग है ना, जला देना, धूम मचा देना, धुआं उड़ा देंगे एकदम, साला कहीं भी जाएंगे, है ना, धूम मचाएंगे, किसी को सुनामी की तरह पूरा पेपर को ख़त्म कर देंगे, है ना। हम पेपर पे हावी रहेंगे, ये चीज़ इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई कैन डू इट, है ना, आई विल, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, हर हाल में कर सकता हूँ। ये चीज़, ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, वो जील, वो फायर होना चाहिए। इसके साथ बने रहिए और ये भी कथा कहानी भी सुनते रहिए। ये क्या है भाई, क्या डिस्कस कर रहे थे यार, ट्रांजिटिव। तो इसमें देखो जैसे क्या होता है कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं भी इसको पहली बार, पहले तो हम लोग 12th में थे तो ये सब था नहीं, ये बाद में आया था घूम घाम के। तो हम सोचते थे यार क्या होगा, इसका कोई ट्रिक ढूंढा जाए, इसका कोई ट्रिक। तो फिर बाद में मेरे को एहसास हुआ कि बेटा एक चीज़ ढूंढ, ये 1,2 और 2,3 है ना, और 1,3 जहाँ नहीं दिखा बोल दे कि ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर कुछ भी हुआ ना ट्रांजिटिव मार दे। बस यही चीज़ हमारे दिमाग में आज भी चलती है। कल आप क्वेश्चन पूछोगे ना, नया क्वेश्चन मैं यहीं देखूंगा, अच्छा 1 2 है, 2 3 है, 1 3 क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये मैं सोचता हूँ। इसी तरह से आप भी सोचिए, है ना, एटीट्यूड मैटर्स, ये ध्यान रखना। तो आपको हर चीज़ मतलब ध्यान से सुननी होगी। और ट्रांजिटिविटी ये सब तो JEE मेन वाले पूछेंगे, IIT वाईटी वालों के पास टाइम नहीं रहता ये सब पूछने का, है ना, कोर्स ही भगा रखा है इन्होंने। तो ये ध्यान रखो, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव। और हाँ, यहाँ तक तो हम लोग यहाँ तक गए थे ना, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ तक तो पास हो गए थे। अब 2-1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, देखो 2-1 लिख दिया, 1-2 लिख दिया, और यहाँ तक जाएंगे। मतलब जैसे ये 2-2 है ना, तो 2 से स्टार्ट होने वाली पार्टी को ढूंढो, 3-3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाली पार्टी को ढूंढो, नहीं है तो पास होते जाओ। 1-2 है, 2-1 है, 1-1 ढूंढा, 1-2 है, 2-2 है, 1-2 होना चाहिए, वो भी हो गया। फिर यहाँ है तो 2-1 है, और 1 से स्टार्ट होने वाला 1-2 है तो 2-2 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है ना। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ चेक करनी है, इसको ध्यान रखना होगा। क्लियर। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने लिखा ना कि ये तो मैंने कहा था कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन आपको एक एक चीज़, जैसे यहीं पे हम लोग फंस गए थे कि 1-2 है, 2-1 है तो 1-1 होना चाहिए, बेचारा है ही नहीं तो रिजेक्ट कर दिए वो केस को देख के। तो वो मिक्स मत करिएगा, है ना। कुल मिला के हमने लगा कि शायद उल्टा बोल दिया हो, अगर उल्टा बोल दिया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, है ना। एक एक टर्म आपको ध्यान रखना होगा। मैं क्वेश्चन कराऊँगा ना नए नए, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। मैं टाइम देख रहा था और हमारा माई कोई कब काम कर रहा है ना, क्योंकि कई दिन हम क्लास नहीं ले पाए हैं इस चक्कर में। तो एवरीथिंग इज़ डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी का एक भाई होता है इक्वलेंस रिलेशन। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला टॉपिक होता है इक्वलेंस रिलेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द 12th सिलेबस।
तो ध्यान रखना ये क्या होता है, मैंने आपसे कहा भी था स्टार्टिंग में कि यही वो टॉपिक है वन एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोग पहले से 1.1 में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज में, दूसरे में 1112 की बात करते हैं, तीसरे में कंपोजिशन और इन्वर्स की बात करते हैं, चौथा आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो पिछले साल ही कोर्स से हट गया है ना। और यही वो टॉपिक है जो स्टूडेंट को 100 में 100 नहीं आने देता है, मतलब जितने मार्क कटते हैं, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का ये है, तो मेरे जितने मोस्टली स्टूडेंट आए हैं उसका वो कहीं ना कहीं ये लोग आधा नंबर 1 नंबर मिस्टेक कर ही देते हैं, और एग्जामिनर पता ना क्या इसमें क्या ढूंढता है ना, कि बच्चा सब कुछ लिखा हो, तो उतना लक पे भी छोड़ देना चाहिए, है ना। क्या सबके ऐसे होते हैं? तो नहीं, कुछ बच्चों के प्रोबेबिलिटी के भी 1-2 क्वेश्चन 1-2 नंबर के गलत हो जाते हैं, या वेक्टर में मिस्टेक कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो गलतियाँ नहीं करेंगे तो 100 में 100 कभी भी आ सकता है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये वही बात है। देखो, अगर आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है तो उसको इक्वलेंस कह देंगे, बस यही डेफिनेशन होती है। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे का कोई संबंध नहीं होता। जैसे ये अगर दोनों हैं तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर ये दोनों हैं तो इसका कुछ भी हो सकता है, ये अगर है तो इन दोनों का कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है, ये 1 2 और यहाँ 3 लिखा है ना, इसी सेट में ये सब रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये 1 1 2 2 3 3, तो ये आपका इक्वलेंस रिलेशन है ना। इक्वलेंस को ई से लिख देता हूँ क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों का मैंने मेथड बता दिया है। दूसरा 1 1 2 2 और 3 3, अगर आप 1 2 की बात करेंगे और 2 1 तो ये भी इक्वलेंस रिलेशन है ना। आप चेक करिएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आएगा। तीसरा आपका, आप कह सकते हो कि सर जिस लॉजिक से आपने 1 2 2 1 को ऐड किया है, इस तरह से 3 चीज़ें और क्रिएट कर सकते हैं एडिशनली, 2 2 2, ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए, और इसके बाद जैसे 2 3 लिख दिया और 3 2 लिख दिया, तो आप कहोगे सिमिलर ऑर्डर में ये भी इक्वलेंस रिलेशन हो जाएगा। R4 ये काउंट करवा रहा हूँ, बेसिकली 5 होते हैं टोटल, 1 1 2 2, ध्यान देना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। 1 3 लिखा तो आप कहोगे सर 3 1 भी लिख डालो, है ना, सिमिलर लॉजिक से। और R5 इसको थोड़ा ध्यान देना आप, जैसे 1 1 है ना, 2 2 3 3, क्लियर। और ये 1 2, पहले क्या किए कि 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 इस तरह से लिख दिया। अब 1 2 और 2 3 लिखा ना, तो आपको बाकी सब आ जाएंगे ऑटोमेटिक। 9 होते हैं ए क्रॉस ए में, अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। तो 9 में कितने अभी दर्जन दे चुके हैं, 5। तो देखो 1 2 के चक्कर में इक्वलेंस सिमेट्रिक करने के चक्कर में 2 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा। और आप कहोगे कि सर ये 1 2 लिखा आपने, 2 3 लिखा, तो 1 3 भी लिख ही दो यार, और सिमेट्रिक करने के चक्कर में क्या आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं इक्वलेंस रिलेशन के कारण। और ये पूरा पूरा क्या है, ए क्रॉस ए ही है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेट में अगर इक्वलेंस रिलेशन काउंट करना हो, मोस्टली 3 वाला आता है, जेईई मेन में ये पूछ चुका है कि द नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट इज इक्वल टू 5, R1 से लेकर R5। जो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है वो आपका IA होता है, ये इक्वलेंस है, और सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो आपका A क्रॉस A होगा इक्वलेंस रिलेशन। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन से आपको यूनिवर्सल रिलेशन तक के जितने रिलेशन जो इक्वलेंस रिलेशन है उनको काउंट करना है। और इक्वलेंस रिलेशन में क्या होगा कि आपको उस रिलेशन को सिमेट्रिक दिखाना होगा, सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव दिखाना होगा और रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। ऑर्डर कोई भी रख सकते हैं, हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा है, पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव। इस ऑर्डर में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये आसान होता है सबसे। इसमें भैया A, A को ही देखना है, उससे ज़्यादा चलेगा कम नहीं चलेगा। इसमें R = R इन्वर्स देखना है, और इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था कि 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भाई साहब गायब हैं, तो एक ट्रांजिटिविटी रिजेक्ट कर देंगे। और यार इसमें से कोई भी एक फेल किया ना तो कहेंगे कि इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। ये भी आपको एक ध्यान रखना होगा। और 1 2 3 सेट पे कितने नंबर ऑफ़ इक्वलेंस रिलेशन होते हैं वो हमने काउंट करा दिया। एक चीज़ ये भी ध्यान रखो बच्चों, यहाँ से 1-2 चीज़ें रिजल्ट आ जाएंगी, फिर मैं क्वेश्चंस करा दूँगा।
ये हमने 5 इक्वलेंस रिलेशन लिखे हैं। आप कोई भी दो का इंटरसेक्शन लीजिए वो हमेशा इक्वलेंस आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कहोगे कि सर अगर पहला रिफ्लेक्सिव है और एक एलिमेंट के लिए दूसरा भी रिफ्लेक्सिव है तो उसका इंटरसेक्शन भी आएगा, सिमेट्रिक भी आएगा, ट्रांजिटिव भी आएगा। लेकिन यूनियन लेंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर दो इक्वलेंस रिलेशन है तो उनका यूनियन ज़रूरी नहीं है कि इक्वलेंस रिलेशन आए। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसे R2 और R3 का यूनियन करेंगे ना, R2 और R3 का, तो 1 2 2 1 2 3 3 2, ये 1 3 ये वाले गायब हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ तो क्या ये इक्वलेंस रहेगा? तो कहोगे कि नहीं। ये इतना हटाने के बाद ध्यान से थोड़ा देखना, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, तो इसको मैं रिजल्ट के फॉर्म में लिखवाऊंगा। तो कहोगे कि इतना लिख दोगे तो सर सिमेट्रिक तो हो जाएगा क्योंकि R = R इन्वर्स है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसको गायब कर दूंगा तो ट्रांजिटिव तो नहीं हो पाएगा। लॉजिक क्या है भाई? तो 1 2 है, 2 3 है और 1 3 गायब है, इनको हटाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो यूनियन की कोई गारंटी नहीं है लेकिन इंटरसेक्शन की गारंटी है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है जेई मेन में, जेई मेन में ही पूछा जाता है ये बार बार। तो यही चीज़ें मैं लिखवाऊंगा कि द इंटरसेक्शन, और ये आपका एनसीईआरटी में प्रूव भी करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। द यूनियन द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वलेंस रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। मतलब R1 अगर इक्वलेंस रिलेशन है, R2 इक्वलेंस रिलेशन है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्वलेंस होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर R1 इक्वलेंस रिलेशन है, R2 इक्वलेंस रिलेशन है, तो उनका जो यूनियन है वो इक्वलेंस रिलेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला फैक्टर क्या होता है? ट्रांजिटिव, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये ध्यान रखना, मैंने ये बताया कि ये इंडिपेंडेंट है। स्पेलिंग देख लेना, कहीं कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो तो आपका काम है थोड़ा बहुत सही कर लीजिएगा। नोट्स में तो आप अच्छी तरह से लिख रहे होंगे ये सब, और लिखिएगा, है ना, कथा कहानी मत सुनिएगा। मैंने कहा था ना कि 1 और 1.5 घंटे मैक्सिमम। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया इक्वलेंस रिलेशन। अब हमें क्या करना है? कुछ रिजल्ट्स बताने हैं, क्वेश्चंस कराऊंगा और एक कंसेप्ट होता है इक्वलेंस क्लास का, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, मैं जो अभी बोल रहा था ना सब वही चीज़ें लिखा हूँ कि अगर दो रिलेशन हैं और दोनों इक्वलेंस हैं तो उनका इंटरसेक्शन आपका इक्वलेंस रिलेशन होगा, उसके यूनियन की कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब R1 अगर सिमेट्रिक है, R2 सिमेट्रिक है, तो उनका इंटरसेक्शन सिमेट्रिक होगा, उनका यूनियन भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन ट्रांजिटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और यूनियन ऑफ टू इक्वलेंस रिलेशन इज़ नॉट नेसेसरली एन इक्वलेंस रिलेशन। और ये तो बहुत पहले ही लिख चुके हैं कि ये रिलेशन R ऑन सेट A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ R = R इनवर्स, जो हमने पिछला एग्जाम्पल दिया है। मैं चाहूँ तो एक बार लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि नहीं लिख रहे हैं, है ना। आपका सेट वही है 1 2 3, ध्यान दीजिएगा। और हमने ये लिखा था R2 लिखा था, एक R2 क्या लिखा था? 1 1 2 2 3 3, है ना, और 1 2 और 2 1। ये आपका इक्वलेंस रिलेशन है, आप चेक करोगे तो ये मिल जाएगा। R3 जो है वो 1 1 2 2 3 3, है ना, 2 3 और 3 2, ये भी इक्वलेंस रिलेशन है, आप चेक करोगे तो ये भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे R2 इंटरसेक्शन R3, ये इक्वलेंस रिलेशन तो हो जाएगा, लेकिन R2 और यूनियन R3 अगर कर दें तो ये इक्वलेंस रिलेशन नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्रांजिटिविटी नहीं होती है, जो कि मैंने दिखाया था आपको, है ना। यूनियन करोगे तो ये तो सेम आएंगे, ये सब आ जाएंगे। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 ही गायब है इस पूरे रोल से, तो कैसे यूनियन को इक्वलेंस कहेंगे? इक्वलेंस की बार बार बोल रहा हूँ, तो इस बात को आपको रिजल्ट के तौर पे एज ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है और इसको ध्यान रखिएगा। ये एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो हमारे ड्रॉपर से टॉपर बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि सब्जेक्टिव क्यों करा रहे हैं यार, तो मैं पहले ही दिन क्लियर कर चुका हूँ। या वैसे हर मोटिवेशनल वीडियो में मैं एक बार ज़रूर क्लियर करूँगा आपसे कि ये जो मैं कंटेंट बनाया हूँ ये कंटेंट है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है। अगर आप ड्रॉपर से टॉपर होंगे तो इतना मुझे यकीन है कि आपने जेई मेन और जे एडवांस का पेपर दिया ही होगा, दिए हो ना। जेई मेन तो एटलीस्ट दिया ही होगा, बहुत रेयर ही बच्चे होंगे जो जेई मेन भी नहीं दिए होंगे। तो आपको मालूम है कि उसमें एक न्यूमेरिकल सेक्शन आता है, और जेई एडवांस में तो कहना ही क्या है, इस बार इंटीजर टाइप 54 क्वेश्चन आउट ऑफ 108, मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चन आर इंटीजर टाइप। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों सब्जेक्टिव चेक किया जाता है, सब्जेक्टिविटी आती है कि नहीं आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज है कि नहीं। तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा।
आज की डेट में तो ऐसे ऑप्शन हो कि एक अच्छे अच्छे महारथी ऑप्शन नहीं है तो बेचारा हम कर नहीं पाए, नेगेटिव हो गया है, माइनस में चले गए या 0 नंबर आ गया। ये क्या बात हुई भाई? इसका मतलब ऑप्शन नहीं आएगा एग्जाम में तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे, ये कौन सी बात हुई? हम ऑप्शन पे थोड़ी डिपेंडेंट हैं, हमारा कंटेंट पे डिपेंडेंट है। ऑप्शन दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम क्वेश्चन तो करके आएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इससे अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी कि हमें कैसे अप्रोच करना है। अब इसके बाद हम लाइन से धड़ाधड़ 4-5 क्वेश्चन कराएंगे आपके जेईई मेन वाले, तो देखिएगा उसमें कैसा नॉलेज है, ये सब आता है तो बड़ी अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द रिलेशन आर, मतलब रिलेशन की वैल्यू आर है, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, अनसेट जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स a comma b such that a minus b is divisible by 3 is an equivalence relation on set z also find। ये एक नई चीज़ है, ये मैं बताऊंगा ये क्या है, इक्वलेंस क्लास। तो पहले तो इक्वलेंस रिलेशन हम लोग प्रूफ कर लें, है ना। इसमें हमें मिटाना भी पड़ेगा, तो मैं एक एक करके आपको, ये कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वो ध्यान दें। तो पहले तो आर लिख देना, a comma b such that a minus b is divisible by क्या 3, और a और b ऑब्वियसली क्या इंटीजर हैं, है ना। अब जैसे हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, कोई भी पहले बाद में चेक कर सकते हैं। तो सिंस हमें ये मालूम है कि a माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इज़ डिविजिबल बाई 0 क्या होता है, हर नंबर का मल्टीपल है, हर नॉन जीरो नंबर का मल्टीपल है, डिविजिबल बाई 3। तो ये कह सकते हो कि हेंस a कॉमा ए बिलोंग्स टू आपका रिलेशन, दिस इम्प्लाइज रिलेशन फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। हर सेट ऑफ इंटीजर में कोई भी मेंबर लेंगे, जैसे 5 उठा लिया तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 0 मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 कॉमा 3 उठा लिया तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, हेंस R इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन या सिंपली R इज़ रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो इसको, है ना, R इज़ रिफ्लेक्सिव। और ऐसा हमेशा होगा, कोई भी a कॉमा ए करेंगे तो a माइनस ए क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव कंफर्म हो गया। सिमेट्री की बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि जो भी आपको प्रूव करना है वो आपको इन जनरल करना होगा। तो पहले यहाँ से मान के चलते हैं कि a कॉमा बी जो है वह रिलेशन का मेंबर है फॉर a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये अगर रिलेशन का मेंबर है तो a माइनस बी क्या होगा 3 टाइम्स लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। इज डिविजिबल बाई 3 भी लिख सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। आप चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना, डिविजिबल बाई 3। ये सब कॉपी पे लिखते जाना। फिर यहाँ से b माइनस ए की बात करेंगे तो क्या कहोगे, ये 3 टाइम्स माइनस लैम्डा आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस ए is also divisible by 3, also divisible by 3। तो ये हम लोग स्टार्ट किए कि सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, हेंस r क्या हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक, है ना। इसको अच्छे से लिखिएगा। हम लोग a कॉमा बी माने a माइनस बी को डिविजिबल बाई 3 किया, a माइनस बी को 3 का मल्टीपल दिखाया तो ऑब्वियसली b माइनस 3 का भी मल्टीपल ऑफ 3 ही आएगा। तो b माइनस 3 अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो b कॉमा ए क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, मतलब हर a b के करस्पॉन्डिंग एक b एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ पे हर a b के करस्पॉन्डिंग b एग्जिस्ट करने का मतलब कि आपका r और r इनवर्स आपके इक्वल होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है। और जब भाई r और r इनवर्स इक्वल होंगे तो रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक। और इंडिपेंडेंटली मैंने कहा ना, इसको जब प्रूव कर रहे हैं तो ऊपर क्या करके आए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब आराम से पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, मेरे पास थोड़ी जगह कम है ना। आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला तो जल्दी हमारे पास भी स्मार्ट स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमें सपोर्ट और प्रमोट करना होगा। जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी फटाफट नोट करिए। और हमारे चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब करो, इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो। और जितने अपने क्लासमेट्स हैं ना, एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सबको सब्सक्राइब करवा दो, है ना। उसके बाद पढ़ना ना पढ़ना उसके जिम्मे, लेकिन सब्सक्राइब तो करवाओ, उसको बताओ तो, है ना, कि बेटा अगर कुछ मैथ में धूम मचाना है, तबाही मचानी है, धुआं करना है ना सेंटर पे जाके, तो आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, हमसे जुड़ना होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। क्लियर?
तो ये सब कुछ हो गया आपका, सब कुछ हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। क्वेश्चन तो आप पहले से ही नोट कर चुके होंगे, है ना, ये सब मुझे याद रहेगा, मैंने क्वेश्चन तो नोट किया ही है एक पेज पे, है ना। अगर कुछ छूट गया तो आप बता देना, वैसे मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको मेनली हमें काम है समझाना, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप सारे क्वेश्चंस कर लें, यही मैं चाहता हूँ। अब हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है, ट्रांजिटिव अब ये देखना है। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें एज्यूम करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड साइमल्टेनियसली बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। और ए बी सी क्या है, तो सेट ऑफ, मतलब ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब a माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 एंड b माइनस सी इज़ मल्टीपल ऑफ 3, इज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहोगे कि सर a माइनस बी को आप लिख दीजिए 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 एंड b माइनस सी को लिख दीजिए 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, जहाँ पे लैम्डा क्या है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो ये एक लैम्डा 3 नया इंटीजर बन जाएगा। और यहाँ से देखिए तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस सी, आप चाहें तो ब्रैकेट में ना लगाओ, a माइनस सी इक्वल टू 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, मतलब a माइनस सी क्या हो जाएगा, इस मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर। मुझे मालूम है कि आप दिल पे पत्थर रख के पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, यहीं सब पढ़ाऊँगा ना तो होगा सिलेक्शन, अगर यहीं सब छोड़ोगे ना तो रोज़ पूछोगे सर सब कुछ तो ठीक है सर, वो रिलेशन फंक्शन वाला ना सिमेट्रिक वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, मन करता है ना कुटाई करते आए सब, तो यहाँ सब छोड़ेंगे और रात भर और दिन रात एकदम बोर्ड के दिन तक परेशान करते हैं सब, और जो यहाँ पढ़ लेंगे यार सब टाइम पास है, सब मोह माया है। ट्रांजिटिव ले कुछ भी ले, लेकिन वो कब, जब ये अच्छे से पढ़े रहेंगे तब। मुझे मालूम है आप दिल पे पत्थर रख के पढ़ रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, कभी कभी लग रहा है मैथ ही पढ़ रहे हैं ना, कहीं हिस्ट्री और जियोग्राफी तो नहीं स्टार्ट कर दिए। मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ से हम लोग ये पा गए कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये आ गया हैंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इससे हम लोगों को मिल गया a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यही तो हम लोग चाहते थे। दिस इम्प्लाइज r इज़ ट्रांजिटिव, और आप लिखेंगे कि जब ये रिफ्लेक्सिव है भाई साहब, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये इक्वलेंस भी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप लिखना आगे सिंस, और इसी तरह से हर क्वेश्चंस को करना है ना, जो 12th वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सिंस r इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, स्पेलिंग सही लिखिएगा बोर्ड के पेपर में। सो इट इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन, इक्वलेंस रिलेशन। तो ये हमने तो पहला पार्ट अभी बताया। आप कहोगे सर एक और क्वेश्चन लिखवाया था आपने कि फाइंड द इक्वलेंस क्लास ऑफ 1, 2 एंड 3। क्लियर। तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं इक्वलेंस क्लास। उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि फाइंड द सेट विच इज़ एसोसिएटेड विथ एलिमेंट 1, मतलब 1 से रिलेटेड है, या फाइंड ऑल एलिमेंट्स विच रिलेटेड टू 1, ये 2, 3। तो इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 ये क्या है, ये कौन सी वाला है, इसको देखो इक्वलेंस क्लास। अभी एक बार मैं समझा देता हूँ, है ना, तभी आपको कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। और ध्यान रखिएगा इक्वलेंस क्लास, है ना, ये सब तो आप नोट कर ही चुके होंगे, टाइम पास क्वेश्चन था, है ना। हमने इसको ज़्यादा दिया क्योंकि इसको आपको एब्जॉर्ब करना है। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे नहीं तब तक कैसे होगा काम दोस्तों, है ना। देखो तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालना है तो इसको हमने रिलेशन का मेंबर मान लिया, है ना। 2 के करस्पॉन्डिंग लिखना होता तो यहाँ 2 लिख देंगे, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 लिख देंगे।
तो इसका मतलब 1 माइनस ए क्या होगा, 3 का मल्टीपल। तो ए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 1 कहोगे। फिर क्या कहोगे, आगे जाएंगे तो 4 के बाद 7, इस तरह से और आगे, और नेगेटिव में जाएंगे तो -2, फिर -5, फिर -8, इस तरह से आएगा आपका। तो इसी को कहते हैं इक्वलेंस क्लास ऑफ 1। उसका नोटेशन ये होता है। और इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ माइनस इन्फाइनाइट से चल रहे हैं, -8, -5, -2, 1, 4, 7, इस तरह से चल गए। क्लियर, ये है इक्वलेंस क्लास ऑफ 1। अगर इक्वलेंस क्लास ऑफ 2 निकालना है, इक्वलेंस क्लास ऑफ 2, इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 लिखा था मैंने और यहाँ 2, तब क्या करेंगे, लेट 2, b लिख देता हूँ, है ना, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तब यहाँ से 2 माइनस b क्या होगा, 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल। तो b इंटीजर है, तो कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं, तो आप कहोगे कि, है ना, इसी तरह से लिख देता हूँ। या आप चाहे तो पहले ऐसे लिख लो, b कौन कौन से आएंगे जी, ढूंढो इसको। तो एक 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 के बाद 8 आएगा, है ना, 8 रखोगे तो -6 इज मल्टीपल ऑफ 3, 8 के बाद 11, इस तरह से आपके बहुत सारे नंबर्स आएंगे। नेगेटिव में बात करें तो -1, -4, -7, ये सब आएंगे आपके, है ना। तो इक्वलेंस क्लास ऑफ 2 क्या लिखोगे, तो इक्वलेंस क्लास ऑफ 2 लिखेंगे, वहीं माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन सभी नहीं आए हैं, कुछ आए हैं। तो -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, और चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसी तरह से इक्वलेंस क्लास ऑफ 3 अगर आप लिखोगे दोस्तों, तो इसमें जितने 3 के मल्टीपल है ना वो आ जाएंगे। सिमिलर ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, -9, -6, -3, 0, 3, 6, इस तरह से। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना, है ना। इनको मैं एक जगह लिख देता हूँ, तब आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसी तरह से पहले तो निकालते कैसे हैं वो देखिएगा। तो आप इन दोनों में से, जैसे कोई इक्वलेंस रिलेशन फॉलो करता है, तो किसी में, जैसे मान लीजिए विवेक सर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स निकालना है, तो विवेक सर को उठा के ब्रैकेट के एक तरफ रख देना, मतलब 1 को उठा के रख दिया हमने, और यहाँ वाले एलिमेंट सारे देख लिए, जिससे a माइनस बी क्या हो जाए, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 3 है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। उसी तरह से 2 के लिए कि 3 के लिए भी सिमिलरली आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है ना कि एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से देखो। तो ये जो 1 की क्लास है ना, अगर हम 4 की क्लास निकालेंगे तो फिर से यहीं आ जाएगा। मतलब इसके सभी मेंबर आपस में एसोसिएटेड हैं, आपस में रिलेटेड हैं। इसके सभी मेंबर आपस में रिलेटेड हैं। इसका मतलब कि इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट पिक करिए, इनका डिफरेंस लीजिए, 3 का मल्टीपल आएगा। इसके कोई भी एलिमेंट पिक करिए, डिफरेंस लीजिए, 3 का मल्टीपल आएगा। इसके कोई एलिमेंट पिक करिए, डिफरेंस लीजिए, 3 का मल्टीपल आएगा। लेकिन मतलब इसका हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका कोई भी एलिमेंट इनके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ -8 उठाया, सपोज यहाँ मन किया हमारा 8 उठाने का, इन दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। 16 क्या 3 का मल्टीपल होता है, तो आप कहोगे नहीं। तो इसमें क्या करता है ना दोस्तों कि जैसे जो हमारा इक्वलेंस रिलेशन था, जो R लिखा था, और जिस सेट पे लगाए, उसने क्या किया, उस सेट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सेट में डिवाइड कर दिया। ये जानबूझ के टर्म यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप उससे फेमिलियर होंगे या होंगे पहले से, नहीं हैं तो आगे चल के हो जाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव सेट, डिसजॉइंट सेट हमने बताया था ना कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई है तो उसको एग्जॉस्टिव मतलब एक्सक्लूसिव कहते हैं, और एग्जॉस्टिव मतलब A यूनियन B अगर आपका यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया तो A एंड B आर एग्जॉस्टिव। तो देखो इन तीनों का अगर हम यूनियन लेंगे ना तो हमारा सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा, लेकिन इन तीनों के आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। तो इक्वलेंस रिलेशन क्या करता है, जिस सेट पे लगा होता है ना उस सेट को n सेट्स में या n सबसेट्स में ब्रेक कर देता है। उन सबसेट की स्पेशलिटी ये होती है कि एक सेट का हर मेंबर, जो सबसेट है उनकी टुकड़े की बात कर रहा हूँ, आपस में रिलेटेड होता है, दूसरे का आपस में रिलेटेड होता है, लेकिन एक का इधर का मेंबर कभी भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। ये मैं फॉर्मली लिखवा दूंगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये इक्वलेंस क्लास वाला जो कंसेप्ट है ना, ये जब इक्वलेंस रिलेशन आएगा तभी आएगा इक्वलेंस क्लास। बिना इक्वलेंस के रिलेशन के इक्वलेंस क्लास नहीं लगाएंगे। पहले बांस क्या है, बांस रहेगा तभी ना बांसुरी बजेगी। तो इक्वलेंस क्लास आएगा तभी इक्वलेंस रिलेशन, जैसे इक्वलेंस रिलेशन आएगा तभी इक्वलेंस क्लास आएगा।
अब हम इक्वलेंस क्लास वहाँ नहीं निकाल सकते। कहोगे कि सर इक्वलेंस रिलेशन का ही तो इक्वलेंस क्लास निकालोगे। जब इक्वलेंस रिलेशन ही रहेगा तो इक्वलेंस रिलेशन ही नहीं रहेगा तो इक्वलेंस क्लास कैसे निकालेंगे? कॉमन सेंस है यार। इसी बात पर सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। छूटना नहीं चाहिए किसी को भी, कोई छूटना नहीं चाहिए। इंडिया का, भारत का कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए इस चैनल से। सब पढ़ेंगे, कहते हैं ना पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, वही बात है। देखो तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, हमने 1 2 3 की क्लास लिख दिया और ये यहाँ 3 ही क्लास होगी। जब ये डिविजिबिलिटी बाई 2 रहता है तो 2 क्लास होती, एक इवन की क्लास एक ऑड की क्लास। अगर डिविजिबिलिटी बाई 4 रहता है तो 4 क्लास आ जाती। तो वो डिपेंड करता है ना। और यहाँ पे जो हम 1 की क्लास निकालेंगे वहीं 4 की भी क्लास है, मतलब इन सब की क्लास सेम आएगी। और ये 1 भी यहाँ लिखा रहेगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमें 1,1 टाइप का मतलब सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों लाना है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमने लिख रखी है इक्वलेंस क्लास की। बेसिकली क्या होता है कि कोई इक्वलेंस रिलेशन अगर किसी सेट पे लगा है तो वो इक्वलेंस रिलेशन उस सेट को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में ब्रेक कर देता है, जिसको एआई कहते हैं, पार्टीशन। और वो एआई में खास बात की है, जैसे हमने 3 क्लास लिखवाया था तो पहले क्लास के सभी मेंबर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दूसरे क्लास के सभी मेंबर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तीसरे क्लास के सभी मेंबर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन पहले सेट का कोई भी मेंबर, पहले क्लास का कोई भी मेंबर दूसरे क्लास के किसी भी मेंबर से रिलेटेड नहीं है। तो उसी चीज़ को मैं लिखा हूँ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एआई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, नो एलिमेंट्स ऑफ एआई रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए जे, आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब और सबका यूनियन क्या हो जाए, एक्स सेट आ जाए, एक्स जस्ट कोई सेट होगा और इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई आएगा। तो इक्वलेंस क्लास ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह से आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट विच एसोसिएटेड विथ ए बाय द गिवन रिलेशन इज इक्वल टू। ऐसे आपके क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जा सकते हैं। और बोर्ड में तो हम कहेंगे, बोर्ड जो 12th के स्टूडेंट हमारे हैं वो लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी में एक पूरा बोरिंग टाइप का पैराग्राफ लिखा होगा, तो उसमें यही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर हैं, ए और बी इंटीजर्स हैं, और a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 आ गया, तो हम लोग एक इवन नंबर्स का लिस्ट बना सकते हैं, एक ऑड नंबर का लिस्ट बना सकते हैं। इवन नंबर के लिस्ट से कोई भी 2 नंबर पिक करेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे तो हमेशा 2 का मल्टीपल आएगा। उसी तरह से ऑड नंबर के एलिमेंट, ऑड नंबर की जो लिस्ट है सेट वाला, उसमें कोई भी 2 एलिमेंट पिक करिए, उसका डिफरेंस लीजिए, 2 का मल्टीपल आएगा। मतलब डिविजिबिलिटी बाई 2 ने सेट ऑफ इंटीजर वाले सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ इवन इंटीजर, एक तरफ ऑड इंटीजर। इवन ऑड आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं है, इसके सारे मेंबर आपस में रिलेटेड हैं और दोनों का यूनियन सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। उसी तरह से डिविजिबिलिटी बाई 3 हमारे 3 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि हम लोगों ने इस प्रॉब्लम में देखा। अगर 4 डिविजिबिलिटी बाई 4 की बात करेंगे तो 4 वाले आ जाएंगे। एक वो नंबर्स जिसको डिवाइड करें तो 4 के मल्टीपल प्लस 1 आए, मतलब 4 का मल्टीपल प्लस 0, 4 का मल्टीपल प्लस 1, 4 का मल्टीपल प्लस 2, 4 का मल्टीपल प्लस 3, इस तरह के नंबर आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इक्वलेंस क्लास। तो ये हो गया आपका 12th का सिलेबस। हम कहेंगे कि आप एनसीईआरटी जो 1.1 है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आप डेडिकेटली करिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो जहाँ से हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव स्टार्ट किया है वहाँ से एक बार वीडियो को फिर से देखें, उसको अच्छे से रिवाइज़ करें और उसके बाद क्वेश्चंस करें। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं वो हम लोग करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। लिखिए, लिखो अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है और ये मैं जानबूझ के पहले क्वेश्चन लिखा हूँ, क्योंकि देखो इसमें हमने पूरे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आपका नल रिलेशन, इसी का जिक्र किया गया है। लेकिन एक टर्म होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये कौन सी वाला है इसको देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या पढ़े थे कि ए बी अगर है तो बी ए का होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक बस ये कहता है कि ए बी अगर है और बी ए भी अगर उस रिलेशन का मेंबर है तो ये तभी हो सकता है जब ए और बी सेम हो। अगर ए और बी आपके अनइक्वल हैं तो फिर उसको एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ए बी अगर रिलेशन का मेंबर है, बी ए भी रिलेशन का मेंबर है, तो ये तभी हो सकता है जब ए और बी सेम हो। तो एक बार देखते हैं क्या है ना। सेट क्या दिया है, 2 3 4 5, एक रिलेशन है 2 2 3 3 4 4 5 5। रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म कर दिया इसने, 2 3 3 2 3 5 5 3, है ना। तो आपका ये एंटी सिमेट्रिक तो नहीं है, तो ये बेचारा चला गया, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक बोलता है
कि अगर 2 3 जैसे यहाँ पे 2 3 है 3 2 है तो 2 और 3 सेम होने चाहिए। ये कहाँ सेम होते हैं, ये तो सेम नहीं होते। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं ये देखते हैं, है ना। ये रिफ्लेक्सिव तो कर ही दिए हैं, इक्वलेंस भी है। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे सिमेट्रिक तो दिख ही गया, 2 3 है 3 2 है 3 5 5 3, तो ये सिमेट्रिक हो गया कन्फर्म। तो अब देखें तो रिफ्लेक्सिव भी कन्फर्म हो गया, तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, अगर ट्रांजिटिव हो गया तो लास्ट ऑप्शन भी टिक कर देंगे। तब चेक किया जाए, पहला ऑप्शन भी टिक हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव क्या बताया था कि आप ये तो खोलिए, ये लक होता है कि जो नहीं है वहीं पहले ढूंढ लिए। अब वो कैसे ढूंढ लिए, तो देखो 2 3 है 3 5 है 2 5 है क्या यहाँ पे। मैंने बोला था ना 1 2 प्रेजेंट है 2 3 प्रेजेंट है, और 1 3 जैसे ही गायब होगा उसको उड़ा देंगे, ट्रांजिटिव रहेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो कहोगे कि सर 2 5 तो है ही नहीं, तो ये बेचारा रिजेक्ट हो जाएगा और इसके चक्कर में ये रिजेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। वैसे हम लोगों को मोस्टली जेईई मेन के लिए सिंगल चॉइस ही करना है ना। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टाइप के करेंगे, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कैसे ऑप्शन, चारों ऑप्शन जब तक नहीं कंफर्म करते हैं तब तक हम ऐसे कैसे श्योर हो सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है। हो सकता है मैं भावनाओं में बह गया हूँ और मैं ये खुशी मनाते हुए घर से सेंटर से घर पे आऊँगा कि मैंने फोड़ दिया मैंने फोड़ दिया मैंने फोड़ दिया मैंने फोड़ दिया, और फिर बाद में पता चलेगा सोल्यूशन देखने के बाद हमने नहीं फोड़ा, पेपर ने मुझे फोड़ दिया। अब हम कहीं के नहीं रहे, दिल टूट गया, अब क्या करें, है ना। तो वो काम नहीं करना है, आपको पेपर में फोड़ना है और उससे पहले फोड़ना है। कहते हैं ना लास्ट बॉल पे छक्का मारना है, तभी वर्ल्ड कप मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिमेट ट्रांजिटिव क्यों नहीं रहा। अब और भी देख सकते हैं, माने बैड लक क्या होता है कि हम शुरू से लेकर लास्ट तक चेक करते जा रहे हैं। गुड लक ये होता है कि यहीं दिख गए 2 3 है 3 5 है। ऐसे मेरे को देखो कैसे ये एहसास हुआ, ये क्वेश्चन हमने कभी किया नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हमने सोचा ना कि ये साले 4 हैं और 16 होने चाहिए, ये कम ही दिए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से पकड़ा कि 2 3 दिखा 2 5 दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, तो उसको पकड़ लिए, फिर उस तरह से अपना सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह से आप भी सोचिएगा, है ना। जैसे मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, मैं भी तो स्टूडेंट था ना कुछ दिन पहले, तो मैं ऐसे ही सोचा, ये तो था ही नहीं हमारे कोर्स में, तो कैसे सोचेंगे, है ना। लेकिन जैसे क्वेश्चन करना होता है तो हम अभी ऐसे ही सोचते हैं एज ए स्टूडेंट की तरह। क्लियर। तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा, क्या पता ये टपक जाए, है ना। 2 3 है 3 2 है तो एंटी सिमेट्रिक कहता है कि 2 और 3 सेम होना चाहिए, ऐसा तो हुआ नहीं, तो एंटी सिमेट्रिक वाला ये रिजेक्ट कर दिया इस चक्कर में। और क्या हुआ, आंसर नंबर बी, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। क्लियर। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, ये वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। जैसे क्या होता है ना कि कैपिटल एल जो सेट है उसमें ऑल सेट ऑफ मतलब लाइंस हैं इन कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, इन प्लेन। लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई अल्फा रिलेटेड टू बीटा। मतलब ये 2 मेंबर हैं कैपिटल एल सेट के, मतलब कोई भी 2 लाइन उठाइए और अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो हमारे रिलेशन का मेंबर होगा। तो अब एक लाइन जैसे हम लेंगे और ये क्या सेल्फ अगर परपेंडिकुलर होगी तो नहीं, तो ये कभी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए 2 लाइन लेते हैं और इस तरह से लिख देते हैं L1 L2, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, तो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग L1 परपेंडिकुलर टू L2 दिखा दीजिए और L2 परपेंडिकुलर टू L3 दिखा दीजिए, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हो गए, नहीं, ये पैरेलल हो जाएंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी रिजेक्ट हो जाएगा। और चूंकि एक ऑप्शन हमने सही कर रखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ध्यान रखना, अगर ये परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल रहता, इफ़ इस तरह से रहता अल्फ़ा पैरेलल टू बीटा, है ना, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू लाइन, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाता, है ना। ध्यान रखिएगा, वो हम अलग से नहीं करा रहे हैं, ये सिमेट्रिक भी हो जाता, क्योंकि अगर 2 लाइन पर परपेंडिकुलर हैं फर्स्ट सेकंड के, और ये ट्रांजिटिव भी हो जाता। कैसे, इस तरह से, है ना, L1 L2 L3, आप अल्फ़ा बीटा गामा भी लिख सकते हैं, यहाँ अल्फ़ा बीटा लिख दीजिए और यहाँ गामा लिख दीजिए, है ना। परपेंडिकुलर के केस में केवल सिमेट्रिक होगा, लेकिन पैरेलल के ये कैसे हुआ, ट्रांजिटिव क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है और L2 तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट और थर्ड आपस में पैरेलल होंगे। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत झोला छाप टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जब तक नहीं आप पढ़े हैं तब तक लगता है कि यार क्या होगा, है ना, पता ना होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं ना कि वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, तो ये वही चीज़ है। अच्छे से एक बार देख लीजिए, है ना। ये पैरेलल वाला भी हम इसी में लपेट दिए, इसके लिए अलग से क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे।
और आपको क्या करना होगा, अभी सब्सक्राइब करना होगा, फटाफट से सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करिए, है ना। आप लोग भूल जाते हो बार बार। और अपने जितने क्लासमेट्स हैं सबको शेयर कर दो। केमिस्ट्री पढ़नी है ना, केमिस्ट्री में भी धूम मचाना है, धुआं उड़ाना है, तो आपको हमें जुड़ना होगा। और यकीन मानो दोस्तों, मैंने जो बोला है वो ध्यान रखना, फोड़ फाड़ देंगे पूरे पेपर को। 5191 फार्मूला के बारे में हम डिस्कस करने ही जा रहे हैं कुछ दिन में, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, वो सेशन ज़रूर देखिएगा क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और मैंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, डेटा लिखे हैं, उसको हम जो रिजल्ट आएगा ना जेईई एडवांस का, कल ही आने वाला है, मंडे 5 अक्टूबर को आने वाला है रिजल्ट जेईई एडवांस का। तो उसके बाद हम वेडनेसडे वाला जो सेशन होगा ना, उसमें आपको उसके बारे में बताएंगे, है ना। तब तक सारा डेटा भी कलेक्ट हो जाएगा, एक्चुअल डेटा, और हमारा भी जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो भी, और कंपेयर करेंगे कि ये हमने प्रेडिक्ट किया था, अब ये आया। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से हो गया क्वेश्चन। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट n denotes the set of all natural numbers r be the relation on n cross n defined by ab related to c, d। जैसे हम लोग a, b करके पढ़े हैं, यहाँ पे इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेटेड हैं। और हम लोग सेट ऑफ ए पढ़ते थे, अब ए क्रॉस ए है, तो ए क्रॉस ए के मेंबर ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये एक रिलेशन है, अब ये चेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करने का मेरा तरीका ये है, सब्जेक्टिव तो मैंने बता ही दिया है कि एक बार इन दोनों को सेम रख देंगे, एक बार एक्सचेंज करके दिखा देंगे, और एक बार इस तरह से ए बी सी डी माना, सी डी ई एफ माना, और उससे आ जाएगा। मैं उसे एक एक करके देखता हूँ। तो देखो, ये जैसे है ए डी टाइम्स बी प्लस सी इक्वल टू बी सी टाइम्स ए प्लस डी, इस तरह से आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो इसको हम लोग इधर ला सकते हैं और इसको इधर ले जा सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देखोगे तो 1/a प्लस 1/d इक्वल टू 1/b प्लस 1/c हो जाएगा। मतलब कि इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो इसके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। अब चेक करते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ए बी है कि नहीं, तो ये हमें चेक करना है ना। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, ये तो ट्रू है ना। तो ये तो रिफ्लेक्सिव वनली जो कह रहा है ये तो सही हो गया, रिफ्लेक्सिव ट्रू। अब इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी होंगी, एक तो ये जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, और एक साथ में C, D रिलेटेड टू E, F। हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं बच्चों। तो ये 1/a क्या बताया था, 1/a प्लस 1/d इक्वल टू 1/b प्लस 1/c। एक इक्वेशन यहाँ लिखो उसी तरह से। तो 1/d प्लस 1/e इक्वल टू 1/c प्लस 1/f। यहाँ तक सही है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/a माइनस 1/e इक्वल टू 1/b माइनस 1/f। क्लियर? यहाँ तक सही हो गया। अब आप क्या करिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको इधर लिखिए और इसको इधर, तो 1/a प्लस 1/f इक्वल टू 1/e प्लस 1/ क्या लिखोगे 1/b। तो क्या ये आया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। चेक करते हैं, तो इनके रेसिप्रोकल का सम इसके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल तो आ ही गया ना। ये सही है जल्दी करने का। तो ये इक्वलेंस हो गया, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इस तरह से जल्दी जल्दी कर लिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही करेंगे, हम वो फॉर्म में लिखेंगे जिससे जल्दी हो जाता है। तो रेसिप्रोक क्या किया हमने, जैसे वो रेशियो और प्रोपोर्शन वाला करते हैं ना, कि बीच वाले के रेसिप्रोकल का सम एंड वाले के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। तो अगर दोनों को सेम रखा तो रिफ्लेक्सिव कन्फर्म, सिमेट्रिक भी कन्फर्म, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और ट्रांजिटिव भी कन्फर्म। हाँ, इन दोनों रिलेशन को आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे कई स्टूडेंट इसको अगर इधर लिखे होंगे, इसको इधर लिखे होंगे, तो ऐड कर देंगे जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब मैंने ये देखा कि ये भाई सब लोग आपस में कैंसिल हो रहे थे, ये आपस में सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने सोचा है ना। उसी तरह से आपको भी सोचना है, सीढ़ी को उड़ाना है, तो वही हमने सोच लिया यहाँ पे। आप पहले से ही अगर मान लीजिए टेक्निक से ही ये इधर लिखे हैं, ये इधर, तो एडिशन के समय वो कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली आपको रिजल्ट दिख जाएगा। हमने उतना ध्यान दिया नहीं, है ना। अगर दिया होता तो शायद जल्दी हो जाता। देखो वहीं तो ये इधर लिखे हैं और इसको इधर लिख दिए हैं, है ना। उल्टा लिखे होते तो जल्दी कर लेते। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में थोड़े एग्जाम हॉल में पता है कि कौन पहले लिखूँगा कौन बाद में लिखूँगा, तो मेरा क्वेश्चन होगा और कौन से नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, इक्वलेंस रिलेशन कन्फर्म। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन के बारे में सोचना है।
तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रिलेशन दिया है 3366991212, 3366991212, ये सारे मेंबर्स हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। 612 39 312 36। अब देखो 612 है, 12 6 लग रहा है गायब है कहीं से, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं रहा ना, तो ये भाई सब चले गए, ये भी चले गए उस चक्कर में, है ना। रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म कर दिए हैं, अब ट्रांजिटिव को देखना है, क्योंकि ये दो ऑप्शन में हम जाके टाई अप हो गया। अब क्या है, जैसे कि हम आपको बताए थे, एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर सकूं, है ना। फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, तो 3 3 लिखा हूं, फिर 6 6, फिर 9 9, है ना। उसको ऊपर भी समझा सकते हैं, लेकिन एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। 12 12 12 12 के बाद कौन है, 6 12, 6 12 के बाद 3 9, फिर 3 12 और 3 6। एक बार देख लेना कितने हैं यहाँ पे, 4 और 4 8 हैं। लिख तो दिया ना, कहीं पता लगा भावनाओं में खो के छोड़ दिए। अब ये ट्रांजिटिव चेक करना है, तो अब वो देखो लक होता है कि जो हम रिजेक्ट करने के लिए केस बताए थे वहीं हमें पहले दिख गया, है ना। पहले तो सिमेट्रिक भाई साहब उड़ गए। अब 3 3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला, देख 3 9 है तो 3 9 होना चाहिए, ओके। 3 12 है, वो भी है। 3 6 वो भी है ना। अब 6 6, 6 से स्टार्ट होने वाला 6 12, तो 6 12 होना चाहिए। फिर 12 12 लिखा है, तो 12 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, नहीं, आगे बढ़ गए। 6 12, 12 से स्टार्ट होने वाला ये है। ट्रांजिटिव 9 से स्टार्ट होने वाला, 3 2 12, 12 से स्टार्ट होने वाला, तो देखो 3 12 है, 12 12 है, तो 3 12 रूल कहता है होना चाहिए, है। 3 6, तो 6 से स्टार्ट होने वाले 2 हैं। 6 6, तो 3 6 होना चाहिए, तो है। 6 12, तो 3 12 होना चाहिए, 3 12 कहीं है, यस। तो ये पूरा ट्रांजिटिव भी है ना। मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ट्रांजिटिव में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको दो का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे ये 3 3 है ना, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो पहले इनको देखिए, है ना, इन दोनों को। तो 3 3 है, 3 9 है, तो रूल कहता है 3 9 होना चाहिए, क्योंकि है ही एक एलिमेंट को कई बार लिख सकते हैं। 3 12 है, तो 3 12 होना चाहिए, वो भी है। इस तरह से एक एक करके आप 3 3 वाला पास करोगे, फिर 6 6, और नहीं होगा तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। हमें याद है ना कि ये जो केस है 1 2 है, 2 3 है और 1 3 गायब है, तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज हर केस में ट्रांजिटिविटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से करिएगा इसको। मैं ट्रांजिटिव का सारा कंसेप्ट बता चुका हूँ, और एज्यूमिंग दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। तो लिखिए लास्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हम वैसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक रिलेशन दिया है और कह रहा है कि इसमें कितना आप मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर ऐड करेंगे जिससे ये क्या हो जाए, इक्वलेंस रिलेशन हो जाए। तो देखते जाइएगा। ये पहले दिया हुआ है 1 2 एंड 2 3। ये अभी इक्वलेंस नहीं है, क्योंकि कह सकते हो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें हम करेक्शन कर रहे हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए आपको 1 1 2 2 और 3 3 ऐड करना पड़ा, है ना। ये 3 आपने ऐड किया, ये 2 पहले से ही दिए थे 2 3। तो आपने सिमेट्रिक करने के लिए क्या किया, 2 1 को भी ऐड कर दिया और 3 2 को भी ऐड कर दिया। लेकिन 1 2 है, 2 3 है, तो ट्रांजिटिव के चक्कर में आपने 1 3 भी ऐड किया, फिर सिमेट्रिक की वजह से 3 1 भी ऐड हो गया। तो पता चला ये कितने हो गए, देखो। तो 3 2 पहले से ही थे और 4 और आ गए, तो 3 2 5 4 9, ये तो 9 हो गए। मतलब टोटल कितने हमने ऐड किए, 7। मतलब आप कह सकते हो कि जो A क्रॉस A में आपके जो 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसमें इसको 7 और 2 के पार्ट में दिया जाए, तो ये ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं और बाकी 7 की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन लॉजिक वो नहीं है, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये तो मैक्सिमम एलिमेंट्स हम लोग ऐड कर दिए, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। और ये तो वैसे मीनिंगलेस ऑप्शन है, इन्हीं में से तीनों में से एक चॉइस है, क्योंकि 9 हैं टोटल, 2 आ चुके हैं, तो फिर आप 7 ही लाओगे ना अधिकतम। इसमें इंपॉर्टेंट ये है चीज़ें दोस्तों कि जो रिफ्लेक्सिव है उसको पहले ऐड किया, फिर ट्रांजिटिव सिमेट्रिक कन्फर्म किया, फिर ट्रांजिटिव कन्फर्म किया। जब तीनों कन्फर्म हो जाते हैं, और मैंने लिखवाया भी था कि मिनिमम आपका जो इक्वलेंस रिलेशन होता है जिसमें मिनिमम नंबर्स होते हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, और मैक्सिमम वाला यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक तो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है,
तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप बताओगे उनको बारे में। खुद बताओ यार, मेरे लिए फ़ोन कर दो। आजकल तो जियो ने फ्री दे रखा है ना, कम से कम 10 को तो फ़ोन कर ही सकते हो कि बेटा जग जा लाइव क्लास का मज़ा। और इसीलिए मैं जानबूझ के इस बोर्ड पे पढ़ाता हूँ बच्चों, है ना। भगवान की दया से अगर आगे थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे तो मैं स्मार्ट बोर्ड तो रखूँगा सिर्फ डाउट बताने के लिए। मैं पढ़ाऊँगा तो इसी पे, है ना। जब वो ड्राइंग वाला जो होता है ना, फीलिंग आती है इस पर, वो स्मार्ट बोर्ड में फीलिंग ही नहीं आती है ना। पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, कितना सीखें, वो आपको पूछें तो आप कहोगे यार कुछ सीखे ही नहीं, ना नोट्स बनता है ना कुछ। अच्छे करते मार दो, स्क्रीन गायब। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट एक दो चीज़ें और हैं। पहली बात, तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि NCERT 1.1 12th क्लास की उसको ज़रूर कंप्लीट कर लें। और जो डाउट होगा वो भी हम बता देंगे। आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप ये बता देना कि ये डाउट पूछना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ लिखते नहीं हो, मैं मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ बच्चों, वो देखिएगा। आपका जैसे आप मैसेज करेंगे तो हो सकता है आपका कमेंट ना दिखे, लेकिन बाद में वो दिखेगा, हम उसको रिप्लाई कर देते हैं। और अगली चीज़ ये है इसमें इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे टारगेट के स्टूडेंट है वो जेई मेन का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको कर लें, क्योंकि ये एडवांस में है नहीं, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं जो 2002 से लेकर 2020 तक के आए हुए हैं, 20 के दोनों शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन करिएगा चैप्टर वाइज जो होगा, है ना। और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। और जल्दी से मिलते हैं बच्चों। और मैंने बोला है ना 5000 का हमारा टारगेट कंप्लीट कराइए, फिर केमिस्ट्री का भी मज़ा देंगे एकदम। केमिस्ट्री में तो जन्नत में मन्नत हो जाएगी। फिर तो कहोगे सर ये मैथ वैथ पढ़ाना छोड़ो, केमिस्ट्री ही कराओ, इसमें हमें फोड़ना है। और केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट होता है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट टफ है। तो जल्दी ही मिलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ोगे, यही हमारी फ़ीस है दोस्तों। और एक चीज़ और, डाउट पूछने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारा स्लैक ग्रुप है। स्लैक ग्रुप क्या होता है, एक व्हाट्सअप ग्रुप की तरह ही है जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो। इसमें फ़ोन नंबर आपको नहीं शेयर करना है। इसकी अच्छाई ये है कि ये कहीं भी आप चला सकते हैं। आपका एक जीमेल होना चाहिए, कोई भी आईडी, उससे आप कहीं भी खोल सकते हो। जैसे व्हाट्सअप में क्या होता है कि फ़ोन किसी दूसरे के फ़ोन में चल रहा है हमारा व्हाट्सअप, वो ले गया मतलब गया। स्लैक में ऐसा नहीं है। स्लैक में आपका है कि आगे डेस्कटॉप रखा है, तो आप अपनी आईडी से लॉगिन कर लीजिए, पूरा ग्रुप ही दिख जाएगा आपको। इसमें डाउट पूछ सकते हैं, हमसे चैट कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं, पर्सनली कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, या ग्रुप पे मैसेज भेज सकते हैं। आपस में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो। एक फोरम है, जैसे होता है ना कि क्लास में जो लाइब्रेरी होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे स्कूल की लाइब्रेरी है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ स्लैक है ऑनलाइन मीडिया में, है ना। तो उसको आप ज़रूर, और प्रोफेशनल है, इसमें ये नहीं है कि कुछ भी जो मन किया वो फेंक दिए। पढ़ाई से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हो। क्लियर, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, मैंने बोला है नहीं। कुछ भी ये नहीं कि इसका क्या होगा, है ना, बड़ी मछली कौन है, छोटी मछली कौन है, कब मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, ये सब कुछ नहीं, है ना। इसी बात पे जल्दी मिलते हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में आपको शुरू से ही स्टार्ट करूँगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताते बताते। तो फंक्शन में मान के चलिए कि 4 से 5 लेक्चर लगेगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ाऊँगा। फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे, सीधे पहुंच चलेंगे, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो सीधे चले जाएंगे अब हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन, आपका यकीन मानो दोस्तों, अक्टूबर के अंदर हम पूरा इंटायर कैलकुलस ख़त्म कर देंगे, इंक्लूडिंग समीर बंसल, है ना, दोनों बुक कवर कर देंगे। और जो 11th का है सिलेबस, उसमें हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें सब कुछ पढ़ाएंगे बेसिक के नाम पे। जितना बेसिक है ना, वो मान के चलेंगे कि वो बच्चा 10th से 11th में आया है। तो जो आपका जूनियर हो, जो 10th से 11th में गया है, जो 2022 में प्लान बनाया है, 2022 में जो प्लान बनाया है जेई देने का, उसको भी आप शेयर करिए। कहिए कि बेटा आजा आजा आजा, है ना, आ जाएगा, तेरा भला हो जाएगा। वैसे भी 2022 का पेपर IIT बॉम्बे बनाने जा रहा है ना। आप लोगों का KGP बना रहा है, तो KGP को तो फोड़ेंगे, क्योंकि मैंने जिस साल जेई दिया था उस साल KGP ने ही पेपर बनाया था। तो KGP का तो मैं रुआ कहते हैं ना, रोम रोम जानता हूँ कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा। तो आप हमें बस फॉलो करते जाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको एश्योर करता हूँ कि आप 100 में 100 नंबर लाओगे। ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस बार आपके साथ सपोर्ट भी रहेगा, प्रमोशन भी आप कर दोगे, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बल्ले बल्ले चक दे फट्टे, है ना। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।